दोस्तों, इंसान जब कभी भी क्राइम करने के बारे में सोचता है तो उसके लिए वो एक प्लानिंग करता है और एक ठोस प्लानिंग करने के बाद में वो उस क्राइम को अंजाम देता है। लेकिन दोस्तों, क्राइम को अंजाम देने से पहले और क्राइम को अंजाम देने के बाद उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही सोच होती है कि उसने इतनी चालाकी से क्राइम किया है कि किसी को भी इसके बारे में कानो कान खबर नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, यहीं पे उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। दरअसल वो जो सोचता है वो हो नहीं पाता है, क्योंकि दोस्तों क्राइम कितनी ही ज़्यादा चालाकी के साथ में किया जाए, कितनी ही ज़्यादा सतर्क होकर किया जाए, क्राइम आखिर क्राइम होता है और ये खुलता ज़रूर है। और दोस्तों, सेम कुछ आज की घटना में भी ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ ऐसा क्राइम करता है कि जिसकी वजह से ना कि उसे समाज में शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, बल्कि उसका जो भेड़िए वाला चेहरा होता है ये भी लोगों के सामने आता है। तो दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की स्टोरी को लेके। और दोस्तों, आज की जो घटना, सीधा मैं आप लोग को घटना पे लेके चलूँ, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना मैं आप लोग को देना चाहता हूँ, और वो ये है कि दोस्तों बहुत जल्द ही जो हमारा स्टूडियो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोग को वीडियो भी दिखाया था लाइव आकर, और बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया था कितना काम हो चुका है। तो जो लोग जिनके मन में ये शिकायत है कि वीडियो की लेंथ इस समय थोड़ी छोटी है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिए, बस थोड़े दिनों की बात है। उसके बाद में जो हमारी वीडियो की लेंथ होगी ये बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके पीछे रीज़न यही है कि इस समय मैं वीडियो जो शूट करता हूँ ये अपने बेडरूम के अंदर करता हूँ, और मेरे बेडरूम के अंदर जब मैं वीडियो शूट करता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि फैमिली मेम्बर्स में भी लोग होते हैं, तो उनकी बोलने की आवाज़ या फिर कोई गेस्ट अगर बैठने के लिए आ जाता है, तो इस वजह से जो वीडियो की लेंथ है वो छोटी रखनी पड़ती है, क्योंकि कम समय में मैं वीडियो शूट कर सकूं। और दोस्तों, जब मैं कम समय में वीडियो शूट कर पाता हूं तो उसके पीछे रीज़न यही है कि फैमिली मेम्बर्स की आवाज़ को ध्यान में रखते हुए कोई नॉइज़ ना हो, कुछ ऐसा बैकग्राउंड में शोर ना आए जिससे आप लोग को डिस्टर्ब हो। तो दोस्तों, सीधा अब इस कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों, आज की जो कहानी, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है छत्तीसगढ़ से। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ती है रायपुर, और इसी रायपुर में एक व्यक्ति रहते हैं जिन व्यक्ति का नाम लक्ष्मण दीप है। इनकी एक पत्नी भी है, सरिता दीप। लक्ष्मण और सरिता दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन इनके साथ में इनकी लक्ष्मण जो है इनकी छोटी साली भी रहती है। साली का नाम है संध्या सारबा। दरअसल संध्या सारबा और लक्ष्मण दीप और उनकी पत्नी सरिता एक ही घर के अंदर रहते हैं और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में एक तारीख आती है 22 सितंबर साल 2022। और दोस्तों, इसी 22 सितंबर साल 2022 को जो संध्या है ये अपनी बहन सरिता से कहती है कि वो बस काम के सिलसिले में कहीं जा रही है और बहुत जल्द ही लौट आएगी। उसके बाद में अपनी स्कूटी उठाती है और घर से निकल जाती है। अब दोस्तों, जब संध्या सारबा स्कूटर लेकर निकल जाती है तो स्कूटी ले जाने के बाद में वो अपने काम से चली जाती है। इधर जो बहन सरिता थी अपने काम में लग जाती है, जीजा लक्ष्मण जो होते हैं ये अपने काम पे चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे वक्त गुजरता है। जिस टाइम पर संध्या को आ जाना चाहिए था उस टाइम तक वो लौट के नहीं आती है। जब संध्या लौट कर नहीं आती है तो सरिता को फिक्र होती है। वो अपनी बहन का मोबाइल नंबर ट्राई करती है। जब अपनी बहन का मोबाइल नंबर ट्राई करती है तो जो मोबाइल है ये स्विच ऑफ बताता है। अब संध्या का मोबाइल जब स्विच ऑफ बताता है तो सरिता परेशान होती है। ये तुरंत अपने हस्बैंड लक्ष्मण को कॉल लगाती है और उससे कहती है कि बहन संध्या जो है वो स्कूटी लेके गई हुई है और मुझसे कह के गई थी कि बहुत जल्द लौट आएगी, लेकिन अभी तक शाम होने को है और वो लौट के नहीं आई। तो लक्ष्मण जो होते हैं वो कहते हैं कि लौट आएगी, तुम उसके मोबाइल नंबर पर ट्राई कर देख लो, अगर नंबर लग जाता है तो उसके बाद में उससे पूछ लेना कि वो कहाँ है। तो जो सरिता है ये कहती है कि मैंने कई बार नंबर ट्राई कर लिया है लेकिन नंबर अभी भी स्विच ऑफ है। तो उसके बाद में लक्ष्मण कहते हैं हो सकता है कि बैटरी डाउन हो गई हो या फिर कुछ और वजह, लेकिन तुम परेशान मत हो, संध्या जो है वो घर पे आ जाएगी। अब दोस्तों, जब लक्ष्मण इस तरीके की बात कहते हैं तो सरिता जो है ये भी थोड़ा सा इसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, इंतज़ार करने लगती है। लेकिन दोस्तों, रात के करीब 8 बज जाते हैं। अब तक लक्ष्मण भी अपने काम से घर लौट आए थे। अब तक जो संध्या थी इसका कहीं पर भी कोई पता नहीं था। अब दोस्तों, जब संध्या का कहीं पर भी पता नहीं चलता है तो जो लक्ष्मण होते हैं जीजा और जो उसकी पत्नी होती है सरिता, ये दोनों मिलकर अपनी जो बहन है छोटी वाली संध्या उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ आस पड़ोस के लोगों से भी पूछा जाता है, जहाँ पर वो जा सकती थी उसके फ्रेंड सर्कल में सबको कॉल की जाती, लेकिन कहीं पर भी संध्या का कोई पता नहीं चलता है। अब दोस्तों, जब पूरी रात गुजर जाती है जैसे तैसे कर ये दोनों पति पत्नी रात काटते हैं। उसके बाद में सीधा सिविल लाइन थाने में पहुँचते हैं सुबह को,
और बहन संध्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट ये सरिता लिख पाती है। जब सरिता रिपोर्ट लिखवा रही होती है तो पुलिस वाले पूछते भी हैं कि वो कब गई थी, किस किस तरीके से गई थी, स्कूटी से गई थी, क्या वो आमतौर पर जाती थी घर से, सारी बातें पूछते हैं। और उसके बाद में ये जो पूरा केस था दर्ज करते हैं और इन लोगों से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी बहन को ढूंढ देंगे। अब दोस्तों जो सरिता थी अपने पति लक्ष्मण के साथ में घर लौट आती है। एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अभी तक भी पुलिस अपनी छानबीन तो कर रही थी, लेकिन पुलिस को कहीं से भी जो संध्या है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। पुलिस परेशान थी। इधर जो सरिता थी ये बार बार पुलिस के पास जा रही थी और कह रही थी कि साहब उसकी बहन के बारे में कुछ पता चला या फिर नहीं। तो पुलिस है वो कह रही थी कि हम अपनी पूरी तफ्तीश कर रहे हैं और पूरी मेहनत लगाकर तुम्हारी बहन संध्या को ढूंढ रहे हैं, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम तुम्हें ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। दोस्तों उसके बाद में तारीख आ जाती है 25 सितंबर साल 2022, यानी 22 तारीख को ये रिपोर्ट लिखाई गई थी। अभी 25 सितंबर आ चुकी है। 25 सितंबर वाले दिन जो है पुलिस के पास में एक कॉल आता है और कॉल आने के बाद में पुलिस को बताया जाता है कि साहब एक जगह पड़ती है और जगह का नाम है खामहा रडीही क्षेत्रगत जब्बार नाला। इसी जब्बार नाले में किसी युवती का शव पड़ा हुआ है। अब जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है तो पुलिस तुरंत आनन-फानन में अपनी टीम को लेती है, उस जगह पर पहुंचती है और उस नाले से उस शव को निकाला जाता है। अब दोस्तों जब उस नाले से उस शव को निकाला जाता है तो जो शव है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बदतर हो चुकी थी। 3 से लगभग 22 तारीख का ये मामला था, 25 हो चुकी थी, 3 दिन का समय गुजर चुका था और शव जो है वो हल्का हल्का सड़ भी चुका था। इस तरीके से जब शव की हालत पुलिस देखती है तो सबसे पहले उसे साफ़ सफाई उसकी की जाती है। उसके बाद में उस शव को जिस तरीके से पुलिस को रखना चाहिए उस तरीके से वो रखती है और उसके बाद में सबसे पहले जो महिला थी सरिता, इसको कॉल करा जाता है और इससे कहा जाता है कि तुम्हारी बहन लापता हुई थी, एक शव हमें मिला है, तुम आ जाइए और अपनी बहन की पहचान कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बहन है। और उसके बाद में सरिता जो थी अपने पति लक्ष्मण के साथ में आनन-फानन में वहाँ पर पहुँचती है और जैसे ही उस शव को देखती है, शव को देखने के बाद में ये इनकार कर देती है। ये कहती है कि उसकी बहन संध्या नहीं है। बहरहाल दोस्तों पुलिस सोचती है कि चलो ठीक है। उसके बाद में इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में ये खुलासा होता है कि इस महिला की जो हत्या हुई है, यानी जो लड़की जिसकी डेड बॉडी इस नाले से मिली है, जब्बार नाले से, तो उसकी गला रेत कर हत्या की गई है और उससे पहले इसके शव के साथ में काफ़ी ज़्यादा, यानी इस महिला के साथ में मारपिटाई भी की गई थी। जब इस तरीके की रिपोर्ट्स आती है तो पुलिस जो है इस शव को एक तरीके से अब छानबीन करने में लग जाती है कि जो शव है आखिर किसका है। पुलिस बहुत ज़्यादा मेहनत लगाती है, बहुत ज़्यादा मशक्क़त लगाती है, लेकिन इसी बीच में पुलिस को पता चलता है कि ये जो शव है ये किसी और का नहीं बल्कि इसी संध्या का है। दरअसल कुछ ऐसी चीज़ें उस महिला के पास से मिलती हैं जो डेड बॉडी थी, जो कि मैच कर जाती हैं और इससे पता चलता है कि ये जो शव है ये संध्या का है, क्योंकि कुछ फोटोग्राफ्स पुलिस को दिए गए थे जिन फोटोग्राफ से ये साबित हो सका कि ये जो शव है ये संध्या का है। अब दोस्तों जब इस तरीके से पुलिस को कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद में फिर से पुलिस जो थी वो सरिता को बुलाती है और उससे कहती है कि हमने पूरा मैच कर लिया है और ये तुम्हारी बहन संध्या ही है। अब जब सरिता इस तरीके की बात सुनती है कि मेरी बहन संध्या है, वो फूट फूट के रोने लग जाती है कि उसकी बहन के साथ में ऐसा किसने कर दिया, भला किसने उसकी बहन की हत्या कर दी, उसकी बहन से तो किसी की कोई दुश्मनी भी नहीं थी। अब दोस्तों पुलिस सबसे पहले जो लक्ष्मण थे, जो बहनोई थे, उनके बयान लिखवाती है। तो वो कहते हैं कि साहब मुझे तो मेरी पत्नी का फ़ोन पहुंचा था कि जो संध्या है घर से गई हुई है, लेकिन अभी तक लौट के नहीं आई। हम लोग इंतज़ार करते हैं, हर जगह ढूंढते भी हैं, जब नहीं मिलती है तो हम लोग पुलिस में आके कंप्लेंट लिखाते हैं। उसके बाद में दोस्तों सरिता से पूछताछ की जाती है कि तुम्हारी बहन जो थी संध्या कितने समय स्कूटी से निकली थी, वो समय बताती है और कब कब ये घर से बाहर जाती थी, क्या इसका कोई दोस्त या कुछ ऐसा। पुलिस को बॉयफ्रेंड के बारे में भी शक होता है, शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई प्रेम प्रसंग का मामला हो। लेकिन दोस्तों जब हर तरफ से पुलिस को ये लगता है कि ना तो कोई प्रेम प्रसंग का मामला है, ना कोई ज़ाती दुश्मनी है, ना कोई पैसों का लेन देन, कुछ ऐसी चीज़ें जब पुलिस को सामने नहीं आती हैं तो पुलिस फिर से सरिता से पूछताछ करती है। जब सरिता से अब की बार पूछताछ की जाती है तो सरिता इस बार बयानों में थोड़ी सी तब्दीली लेके आती है। अब दोस्तों जैसे ही सरिता बयानों में थोड़ी तब्दीली लेके आती है तो पुलिस को जो है वो शक हो जाता है। पुलिस को ये शक होता है कि हत्या करने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि इस बहन सरिता का ही हाथ है। इसलिए पुलिस सरिता और लक्ष्मण पर सख्ती दिखाती है और जैसे ही ये पुलिस इन दोनों के ऊपर सख्ती दिखाती है, ये दोनों पुलिस के सामने टूटते हैं और टूटने के बाद में अपना जुर्म कबूल करते हैं। ये कहते हैं कि साहब हमने ही 2 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर संध्या की हत्या की थी और उसके बाद में उसके शव को जब्बार नाले में फेंक दिया था और उसका जो मोबाइल फ़ोन है, उसकी जो स्कूटी है, इसी सिविल लाइन थाना के अंतर्गत एक नदी आती है, दुर्ग नदी, उसी नदी में हमने उस स्कूटी और उस मोबाइल फ़ोन को फेंक दिया था। अब जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है सबसे पहले उस स्कूटी को बरामद किया जाता है
जहाँ पर उन्होंने फेंका था। मोबाइल फ़ोन की हालांकि बरामदगी नहीं होती है, लेकिन दोस्तों उसके बाद में पुलिस इस लक्ष्मण से हत्या करने के पीछे का रीज़न पूछती है। अब जैसे ही पुलिस रीज़न पूछती है तो वो शुरुआत में तो लक्ष्मण इधर की बातें बताता है, लेकिन पुलिस फिर से इसके ऊपर सख्ती दिखाती है। तो ये पुलिस से कहता है कि साहब, मेरी जो साली है वो मेरे ही साथ रहा करती थी, यानी हम दोनों पति पत्नी रहते थे और हमारे साथ में हमारी साली रहा करती थी। अब जब कभी भी मेरी पत्नी मार्केट में किसी काम से जाती तो मैं और साली एक दूसरे से मजाक करते, और इसी मजाक में हमारे बीच के जो बंधन होते हैं, हमारे बीच की जो सीमाएं होती हैं, ये टूट जाती है। और एक दिन मैं और मेरी साली मेरे ही घर के अंदर मेरी ही पत्नी के बेड पर एक दूसरे के साथ में सारी सीमाएं लांघ जाते हैं और एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब दोस्तों जब एक बार ये शारीरिक संबंध बनने का जो सिलसिला है ये शुरू होता है तो फिर उसके बाद कभी रुकने का नाम नहीं लेता। जब भी कभी रात में सरिता सो जाती, संध्या जो है अपने बेड से उठती, अपने जीजा को बुलाती और पूरी रात ये लोग एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते। अब दोस्तों ये चीज़ें लगातार चलने लगती हैं, लेकिन इस बारे में सरिता को कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही वक्त गुजरता है, जो संध्या थी अपने जीजा लक्ष्मण के ऊपर शादी का प्रेशर बनाती है। वो उससे कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है। अब जैसे ही लक्ष्मण ये बात सुनता है कि उसकी जो साली है उससे शादी करना चाहती है, अब उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं। उसको लगता है कि अगर उसने अपनी साली से शादी कर ली तो भला समाज में किस तरीके का मैसेज जाएगा, उसकी पत्नी को पता चलेगा तो भला क्या होगा, घर वालों को पता चलेगा तो भला क्या होगा, रिश्तेदारों को पता चलेगा तो भला क्या होगा। लेकिन दोस्तों इस लक्ष्मण को अपनी साली के साथ में अवैध रिश्ते बनाने से पहले ये सोचना चाहिए था, लेकिन अब वो सोच रहा है। अब जब लगातार संध्या उसके ऊपर प्रेशर डालती तो वो इस बारे में अपनी पत्नी को बताता है। अब जब अपनी पत्नी को बताता है तो पत्नी बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाती है। उसके बाद में वो अपनी बहन से बात भी करती है, लेकिन जो बहन थी वो साफ साफ कह देती है कि जो लक्ष्मण है मेरे साथ में इस तरीके से लगातार शारीरिक संबंधों में है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। जब इस तरीके की बातें आती हैं तो सरिता अपने पति लक्ष्मण के साथ मिलकर अपनी बहन की हत्या की साजिश रचती है, और इसी के अंतर्गत ये लोग दो और लोगों को अपने साथ मिलाते हैं, जिसमें अशोक यादव और सोमनाथ यादव, इन दोनों को मिलाया जाता है। और 22 मार्च को ये लोग उसकी हत्या कर देते हैं, और हत्या करने के बाद में उसके शव को उसी की स्कूटी पर ले जाते हैं और उसके बाद में इसी जब्बार नाले के अंदर फेंक देते हैं। और दोस्तों जैसे ही जब्बार नाले के अंदर जो शव है ये बरामद होता है, पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है। हालांकि जो महिला थी सरिता, उसने पुलिस में अपनी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई थी अपनी बहन की, लेकिन दोस्तों पुलिस को उसने बहुत सारी चीज़ों से गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे केस को सुलझा लिया। आप लोगों ने देखा कि अवैध संबंधों की बलि एक लड़की चढ़ गई, और दोस्तों इसमें साथ दिया अपने पति का उसकी ही मरने वाली लड़की की बहन ने, यानी पति पत्नी ने मिलकर, पति ने अपनी साली की और जो पत्नी है उसने अपनी बहन की हत्या कर दी। तो दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना में किसे कसूरवार मानते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोगों के जो भी कमेंट्स आए हैं, वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़े जाए। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं, पहला कमेंट्स है सुनील त्यागी जी का। लिखते हैं अवैध संबंध में सभी रिश्तों को शर्मसार कर दिया है, सुनील त्यागी। उसके बाद लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि लगातार आप हमारे वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं। उसके बाद में इस्लाम शेख हैं, ये लिखते हैं शावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। तो भाई वालेकुम सलाम, कैसे हैं। उसके बाद में जावेद अहमद हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, मैं दुबई से आपकी कहानी सुनता हूँ, आप खुश रहें। तो जावेद अहमद जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दुबई से हमारी कहानी सुनते हैं, और बताइएगा कि दुबई में कौन सी सिटी में आप रहते हैं, क्योंकि मैंने भी दुबई के अंदर अपने 3 साल गुजारे हैं। उसके बाद में देव कुमार जी हैं, लिखते हैं टू गॉड भाई, तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में अनुज गोदारा हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, आप कैसे हो, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक हो गए। कल मैं आपको कमेंट्स नहीं कर पाया, उसके मैं थोड़ा बिजी था। तो भाई आपका शुक्रिया, आपने बताया, और लगातार आप जो कमेंट्स करते हैं उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। देव कुमार जी हैं, लिखते हैं हैप्पी एनिवर्सरी मेरी प्यारी सिस्टर संतोषी प्रजापति, राकेश प्रजापति, आप दोनों खुश रहें, कुतुदा ज़िला जुलाओ यूपी से। तो देव कुमार जी आपकी जो सिस्टर हैं जिनका नाम है संतोषी प्रजापति, और उनके जो हस्बैंड हैं जिनका नाम है राकेश प्रजापति, उन दोनों को उनकी शादी की सालगिरह बेहद मुबारक हो। उसके बाद में विनोद उपाध्याय जी हैं, लिखते हैं शावेद मलिक जी बहुत अच्छी कहानी, गुड जॉब मलिक भाई। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में AS 617 जिन्होंने सबसे पहला कमेंट्स किया था, ये लिखते हैं शावेद जी ज़बरदस्त कहानी, सस्पेंस से भरी हुई कहानी है। तो भाई आपका बेहद शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। तो आप लोगों के जो कमेंट्स का सिलसिला है लगातार बना हुआ है, इसी तरीके से आप लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स आते हैं, मैं पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। एक तरीके से लाइव आकर आप लोगों से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अभी स्टूडियो ना बन पाने की वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, इसलिए आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग कमेंट्स करते रहिएगा, अपने सवाल, अपने आंसर,
आप लोग जो भी चीज़ें मुझसे कहना चाहते हैं कमेंट्स में लिखिएगा, और मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ तो अच्छे तरीके से उनका रिप्लाई भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।